बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 का नाम है फोरेंसिक ऑटोप्सी एंड ऑटोप्सी सूट, और ऑटोप्सी सूट को ऑटोप्सी रूम बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। इस चैप्टर के ऊपर पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन वो मैंने पता नहीं 2 महीने पहले अपलोड की थी। तो मेरे ख्याल दोबारा से इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज से हम फोरेंसिक ऑटोप्सी और इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा आवाज़ का चेंज लग रहा होगा क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, नज़ला भी हो चुका है, तो आपने इसको इग्नोर कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं ऑटोप्सी को। तो ऑटोप्सी एक कॉर्प्स की स्क्रूटनी होती है। इसके अंदर एक्सटर्नल सरफेस की एग्जामिनेशन है, 3 इंटरनल बॉडी कैविटीज़ की एग्जामिनेशन करते हैं, इंक्लूडिंग द विसरा और कंटेंट आफ्टर ओपनिंग दैम। इन शॉर्ट, जो किसी भी डेड बॉडी या कॉर्प्स की सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होती है फॉर मेडिकल, लीगल और साइंटिफिक पर्पस, उसको बोलते हैं फोरेंसिक ऑटोप्सी। लेकिन यहाँ पर डिटेल स्क्रूटनी ऑफ द कॉर्प्स इंक्लूडिंग एक्सटर्नल इंटरनल एग्जामिनेशन एंड द कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। ओके, तो ये ऑटोप्सी में आ जाता है। अब जो ऑटोप्सी का जो रेट होता है, यानी जो ऑटोप्सी रेट है, उसका डिक्लाइन आ चुका है, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा अच्छी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स होती है क्लिनिकल पैथोलॉजी की। इन शॉर्ट के हमने काज ऑफ डेथ का पता चलाना है, तो वो ऑटोप्सी करने के बजाय डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हेमाटोलॉजी है, सीरोलॉजी है, हिस्टोपैथोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, इनकी मदद से हम काज ऑफ डेथ को पता चला सकते हैं। ओके, जिसकी वजह से ऑटोप्सी का रेट थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन ऑटोप्सी फिर भी की जाती होती है। हैवर्ड और हैसमैन, इन्होंने कहा था कि अगर ऑटोप्सी किए बगैर किसी भी मेडिको लीगल केस को डिस्पोज कर देंगे, यानी डेड बॉडी को डिस्पोज कर देंगे, बरी कर देंगे या जला देंगे, लेकिन ऑटोप्सी नहीं करेंगे, तो बहुत सारी क्लिनिकल फाइंडिंग लॉस हो सकती है। इस बात में 50% सच्चाई और 50% सच्चाई नहीं थी। ऑटोप्सी की टाइप्स एग्जाम में पूछी जाती है। तो ऑटोप्सी की टाइप्स तकरीबन 4 या 5 होती है। पहली है मेडिकल ऑटोप्सी, जिसको हॉस्पिटल ऑटोप्सी बोलते हैं, एकेडमिक ऑटोप्सी बोलते हैं, क्लिनिकल ऑटोप्सी बोलते हैं, पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी बोलते हैं। दूसरी है फोरेंसिक ऑटोप्सी, जिसको मेडिको लीगल ऑटोप्सी बोलती है। ठीक है, मेडिको लीगल ऑटोप्सी या फोरेंसिक ऑटोप्सी। तीसरा है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। चौथा साइकोलॉजिकल या सुसाइडल ऑटोप्सी है। पांचवा विजुअल ऑटोप्सी है, और कभी कभार किसी जगह पे मिनी ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन वगैरह लिखा होता है। तो स्टार्ट करते हैं मेडिकल ऑटोप्सी से। तो मेडिकल ऑटोप्सी को एकेडमिक ऑटोप्सी, हॉस्पिटल ऑटोप्सी, क्लिनिकल ऑटोप्सी, पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी, ओके, ये सब इसके नाम होते हैं। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो डायसेक्शंस होते हैं, या तो स्टूडेंट ऑफ एनाटॉमी करते हैं या फिर पैथोलॉजिस्ट करते हैं। मेन पर्पस है कि कॉज ऑफ डेथ का पता चलाना, या फिर डायग्नोसिस को कंफर्म करना, या फिर डिजीज के कोर्स का पता चलाना, या उस बंदे की लाइफ के अंदर एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स का क्या इफेक्टिवनेस थी उसका पता चलाना। इसके बाद है फोरेंसिक ऑटोप्सी। फोरेंसिक ऑटोप्सी वो ऑटोप्सी होती है जिसके अंदर साइंटिफिक एग्जामिनेशन होती है अंडर द लॉ ऑफ स्टेट। ओके, तो जो मेडिको लीगल एस्पेक्ट आ जाएगा तो वो फोरेंसिक ऑटोप्सी के अंदर आता है। ये ऑटोप्सी होती है जिसके अंदर साइंटिफिक एग्जामिनेशन करते हैं अंडर द लॉ ऑफ स्टेट। ओके, क्रिमिनल केसेस के अंदर या अननेचुरल सडन एंड सस्पिशियस डेथ के केस में करते होती है। इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल बॉडी एग्जामिनेशन होता है बाय इंस्पेक्शन। इंटरनल बॉडी एग्जामिनेशन नहीं होता, बॉडी कैविटीज को ओपन नहीं करते, लेकिन जो स्पेसिमेन होता है ब्लड, बाइल, यूरिन, वो कलेक्ट कर लेते हैं। ये इनकम्प्लीट स्क्रूटिनी होती है जो रिकमेंडेड नहीं होती, और इसको डिस्करेज करना चाहिए। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी या सुसाइडल ऑटोप्सी एक स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज होती है। इसके अंदर आप डेड बॉडी पर नहीं, बल्कि आप डेड बॉडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, आप ये पता चलाने की कोशिश करते हो कि जो बंदा मर गया है उसका मेंटल स्टेटस क्या था जब उसकी मौत हुई है, क्या वाकई में ये सुसाइड का केस था या सुसाइड का केस नहीं था। तो जो इस केस में जो डाटा लिया जाता है, ओके, यानी ये इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर होता है जिसके अंदर किसी भी पर्सन की मेंटल स्टेटस का पता चलाया जाता है। इसमें जो डाटा लिया जाता है वो डिजीज के बैकग्राउंड के बारे में लिया जाता है, उसका कैरेक्टर क्या था, उसकी हैबिट्स क्या है, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेड क्या होता है, उसका दूसरों के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, उसकी क्वालिटी को कलेक्ट किया जाता है। और जो उसके सोर्स होते हैं वो उसके फैमिली मेंबर है, टीचर है, फ्रेंड्स है, प्रोफेशनल कोलीग्स है, या उसका फिजिशियन होता है, साइकियाट्रिस्ट होता है जिसके पास वो इलाज करवा रहा था। तो ये टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी है। एग्जाम में कभी कभार आता है कि मेडिकल और मेडिको लीगल ऑटोप्सी में क्या फर्क होता है। तो मेडिकल ऑटोप्सी का नाम एकेडमिक, हॉस्पिटल, क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल होता है। फोरेंसिक ऑटोप्सी का दूसरा नाम मेडिको लीगल ऑटोप्सी होता है। मेडिकल ऑटोप्सी के अंदर कंसेंट ली जाती है रिलेटिव से, लेकिन मेडिको लीगल या फोरेंसिक ऑटोप्सी के अंदर कोई कंसेंट नहीं लेते। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर मेडिको लीगल या पूरी दुनिया में मेडिको लीगल ऑटोप्सी परफॉर्म की जाती है, मेडिकल को परफॉर्म नहीं किया जाता। मेडिकल ऑटोप्सी करनी है तो फिर आपके कोई लीगल अथॉरिटी लेटर नहीं चाहिए, लेकिन फोरेंसिक ऑटोप्सी परफॉर्म कराने के लिए आपको लीगल अथॉरिटी लेटर चाहिए फ्रॉम पुलिस और मजिस्ट्रेट, और उसको एमबीबीएस स्टूडेंट ही कर सकता है। सॉरी, स्टूडेंट नहीं, जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री हो वो ऑफिसर कर सकता है। ओके, इसके बाद जो प्रोसीजर होता है मेडिकल ऑटोप्सी का, कंप्लीट या इनकम्प्लीट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन हमारा डिजीज क्या था या रिलेटिव की कंसेंट क्या थी, लेकिन जो मेडिको लीगल ऑटोप्सी है ऑलवेज कंप्लीट होती है। जो मेडिकल ऑटोप्सी का ऑब्जेक्टिव है कि काज ऑफ डेथ का पता चलाना, या डायग्नोसिस को कंफर्म करना, या ड्रग के कोर्स को, सॉरी, डिजीज के कोर्स का पता चलाना। जबकि मेडिको लीगल ऑटोप्सी के होते हैं काज, मोड, मैनर, आइडेंटिटी, टाइम सिंस डेथ, एविडेंस को कलेक्ट
करना, टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट है, इंजरी को डॉक्यूमेंट करना, विसरा को रिटेन करना, किसी ट्रीटमेंट के बारे में पता चलाना, या लाइफ बर्थ है या वाइबिलिटी का इशू को डिस्कस करना। ओके तो ये फ़र्क मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद है ऑटोप्सी स्यूट है। ऑटोप्सी स्यूट होता क्या है? वो ऑटोप्सी रूम होता है जहाँ पे ऑटोप्सी की जाती है, ठीक है। तो इस रूम में क्या क्या होनी चाहिए? तो जो ऑटोप्सी रूम होता है जो टेक्निकली डिज़ाइन होता है और अच्छे तरीके से तैयार होता है, जिसके अंदर ट्रेन पैरामेडिकल स्टाफ होता है जिसने ऑटोप्सी को कंडक्ट करना होता है। इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है? पहली बात की रिसेप्शन होनी चाहिए जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो, या पुलिस वगैरह के लिए, या पब्लिक वेटिंग एरिया होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, एक ऑटोप्सी का रूम होना चाहिए जिसके अंदर ऑटोप्सी टेबल होनी चाहिए, ओके, और एक पार्टिकुलर एरिया जिसके अंदर जो स्टूडेंट वगैरह उसको देख सकते, या और उसके अलावा फॉरेंसिक मेडिकल एग्जामिनर का ऑफिस होना चाहिए, ऑटोप्सी का रिकॉर्ड रूम होना चाहिए। तीसरा, सेफ कॉर्प्स स्टोरेज होनी चाहिए विद अनइंटरप्टेड कंटिन्यूस रेफ्रिजरेशन है, एक्सरे एग्जामिनेशन या फिल्म डेवलपमेंट अरेंजमेंट होनी चाहिए, ओके, कंटेनर, प्रिजर्वेटिव, डिसइंफेक्टेंट, स्लाइड्स, इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, ऑफिसेस होने चाहिए फॉर क्लैरिकल स्टाफ एंड द पैरामेडिक्स। तो ये ऑटोप्सी स्यूट की क्या होती है? ये इसके कंपोनेंट्स या फैसिलिटीज होती है। अब इस पूरे पैराग्राफ में जो चीज़ करनी है इंपॉर्टेंट, वो कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं। लाइक एमसीक्यू क्या क्या आ सकते हैं कि प्री ऑटोप्सी टेम्परेचर कितना होता है, पोस्ट ऑटोप्सी टेम्परेचर क्या होता है। जो प्री ऑटोप्सी टेम्परेचर है वो 4 से लेके नीचे नहीं लेके जाना, लेकिन जो पोस्ट है ऑटोप्सी करने के बाद वो होता है -20 का। तो आपने इसको ध्यान से याद करना है, -20 और +4, ओके। और इसके अलावा और एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं इससे रिलेटेड? ऑटोप्सी के इंस्ट्रूमेंट वगैरह आ सकते हैं। ऑटोप्सी के इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? लाइक ऑटोप्सी के अंदर प्रॉप्स यूज होते हैं, जनरल ऑपरेटर और स्ट्रेट है, सीजर है, लार्ज हो सकती है, मीडियम हो सकती है, स्मॉल हो सकती है, ब्लंट एंडेड हो सकती है या पॉइंटेड एंड हो सकती है, एक साइड पे ब्लेड भी हो सकता है। फोर्सेप्स है, नाइफ्स है, जो फोर्सेप्स होते हैं ब्लंट एंड है, 4 से लेकर 6 इंच के होती है, नाइफ्स 5 इंच का है। यूरिथ्रल साउंड है, प्रोक्टोस्कोप है, शेयर्स होती है फॉर रिब्स कटिंग है, हैंड और इलेक्ट्रिकल सा है, चिजल स्मॉल और लार्ज होती है, हैमर भी स्मॉल और लार्ज आता है, पोस्टमार्टम नीडल्स और स्यूचर्स होती है। ऑटोप्सी के इंस्ट्रूमेंट को आप जरूर करके जाना, कोई ना कोई एमसीक्यू पूछा जाता है ऑटोप्सी के इंस्ट्रूमेंट में, ठीक हो गया। अब इसमें से जो करना है वो चीज़ वो बता देता हूँ कि रिसेप्शन होनी चाहिए, ठीक है, बड़े बड़े रूम होने चाहिए, आइस ब्लू टाइल्स होने चाहिए फ्लोर के ऊपर ताकि उनको साफ करना आसान होता है, डे लाइट लैम्प के अंदर परफॉर्म करना है, ज्योमेट्रिकली प्लेस्ड क्रोमियम प्लेट्स होनी चाहिए, वाटर प्रूफ कवर कैप हो, रिवर्स वेंटिलेशन हो और प्रॉपर वॉशिंग और स्टेरिलाइजेशन वाला सिस्टम हो, ठीक है। बाकी इस पैराग्राफ के अंदर इसमें कुछ भी खास वगैरह नहीं होता, ठीक है, तो आपने इसको करना भी नहीं है, इसमें टाइम भी ज़ाया होगा, ओके। इसके बाद है फॉरेंसिक ऑटोप्सी प्रोटोकॉल। तो फॉरेंसिक का प्रोटोकॉल क्या होता है, ओके। तो जो फॉरेंसिक ऑटोप्सी प्रोटोकॉल होता है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होता है, और फिर ऑब्जेक्टिव को बता रही है कि किसी बंदे की जो बंदा मर चुका है उसकी आइडेंटिटी को पता चलाना, उसके कॉज, मैनर, मोड ऑफ डेथ को पता चलाना, फैटल और पोस्टमार्टम पीरियड को पता चलाना इन केस ऑफ सुसाइड, होमिसाइड, ट्रांसपोर्टेशन इंजरी होती है। तो इसके प्रोटोकॉल ऑब्जेक्टिव के लिहाज से होते हैं। कभी कभार एग्जाम में आ सकता है कि वो कौन से होते हैं, ऑटोप्सी हैजर्ड्स कौन कौन से हैं। तो ऑटोप्सी हैजर्ड्स होते हैं वो 5 होते हैं, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, रेडिएशन। मैकेनिकल के अंदर मजीद 4 आ जाते हैं। लिम्स का फ्रैक्चर हो सकता है अगर कोई गीले फर्श के ऊपर गिर गया, नीडल प्रिक हो सकती है, या स्किन की बर्निंग हो सकती है, हैंड्स की बर्निंग हो सकती है, या बैक के मसल का स्प्रेन हो सकता है अगर डेड बॉडी काफ़ी ज़्यादा हैवी थी और मेरे जैसा कोई बंदा उठाने आ गया था, या फिर कोई अगर हड्डी को काट रहा था, लाइक जो स्काल्प को हम कट करते हैं, ठीक है, स्काल्प को नहीं बल्कि जो स्कल को लैदा करते हैं, कैलवेरिया को निकालते हैं। तो इस केस में अगर वो आरी चला रहा था लेकिन कोई बोन का टुकड़ा आंख के अंदर चला गया तो वो अल्सरेशन करवा सकता है। बायोलॉजिकल के अंदर बैक्टीरियल, वायरल और फंगल आ जाते हैं। बैक्टीरियल के अंदर सेप्टिसीमिया, पाइमिंग, डेड बॉडीज वगैरह आ जाएगा। बैक्टीरिया जो आपने याद रखने हैं उसका निमोनिक है लात मारनी है, एल से लेप्रोसी, ए से एंथ्रेक्स, टी से ट्यूबरक्लोसिस, टी से टाइफाइड और टी और पैराटाइफाइड है। वायरल इन्फेक्शन के अंदर हेपेटाइटिस, एड्स है और फंगल इन्फेक्शन आते हैं। केमिकल के अंदर एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट आते हैं। इसके अंदर निमोनिक आता है डिप, ओके, डिप करना है। और इन तीनों को याद करने वाला जो निमोनिक होता है वो होता है फीड, FED, फिक्सेटिव, फॉर्मलिन है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के अंदर इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकते हैं, लाइक फॉल्टी अपरेटस या मेटालिक ऑटोप्सी टेबल है या फ्लोर है। रेडिएशन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या थेरापेटिक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, वहाँ से आयोनाइजिंग रेडिएशन आ रहे हैं। तो ये सारे ऑटोप्सी ये सारे क्या होते हैं, हैजर्ड्स होते हैं, ठीक हो गया, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉरेंसिक ऑटोप्सी प्रोसीजर। जो फॉरेंसिक ऑटोप्सी का जो प्रोसीजर होता है वो एक आर्ट होती है और एक साइंस भी होती है, जिसमें आपको नीटनेस और प्रीसीजन बिल्कुल चाहिए। ये प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ, डेकोरम के साथ, डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ परफॉर्म किया जाता है। हाईली टेक्निकल जॉब होती है, ओके।
तो जो फोरेंसिक ऑटोप्सी का प्रोसीजर है इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। पहला प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटी, दूसरा फोरेंसिक ऑटोप्सी इंक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन, ओके, या उसको ऑटोप्सी प्रॉपर बोलते हैं, और तीसरा सर्टिफिकेशन ऑफ फाइंडिंग है। तो सबसे पहली हेडिंग होती है प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज। प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज के अंदर पहला काम करते हैं कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ डेट एंड टाइम ऑफ कॉर्प्स के, जो डेड बॉडी आई है वो किस टाइम आई है, फिर उसको ट्रांसफर करते हैं ऑटोप्सी रूम के अंदर और उसकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह करते हैं। अब डेट और टाइम को रिकॉर्ड करना तो ये कोई ना कोई ऑथराइज मोटिशियन करता होता है। अब रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग 2 टाइप के रजिस्टर पे की जाती है, एक होती है जनरल और दूसरी होती है ऑटोप्सी वाली, ठीक है। तो नंबर 1 रिकॉर्डिंग है, नंबर 2 ट्रांसफर है, नंबर 3 आइडेंटिफिकेशन है। तो पहला है रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग होती है जनरल और ऑटोप्सी रजिस्टर पे की जाती है। जो जनरल रजिस्टर है उसमें डिजीज है उसका बायोडाटा नोट किया जाता है, और यही चीज ऑटोप्सी रजिस्टर में भी होता है। इसके बाद किस टाइम पर या किस तारीख को डेड बॉडी रिसीव हुई है और कब वापस भेजी है पुलिस को, ठीक है, ये दोनों नोट किए जाते हैं। और जिस पुलिस स्टेशन या जो कांस्टेबल आ रही थी डेड बॉडी के हमरा, उनका नाम, उनका नंबर, उनका पुलिस स्टेशन, ठीक हो गया। तो बायोडाटा किस टाइम पे आई थी, किस टाइम पे गई थी, और जो पुलिस कांस्टेबल है उनका नाम, नंबर और पुलिस स्टेशन है। ऑटोप्सी रजिस्टर के अंदर डिजीज का बायोडाटा है। इसके अलावा ईयरली ऑटोप्सी नंबर होता है किसी पार्टिकुलर डेड बॉडी का, किस टाइम पे ऑटोप्सी कर रहे हैं, कौन कौन से स्पेसिमेन और नंबर थे स्पेसिमेन के, कौन से स्पेसिमेन को डिस्पैच किया, कौन सी लेबोरेटरी में भेजा गया, और फाइनल कैलकुलेशन अबाउट द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ डिजीज। तो ये था रिकॉर्डिंग वाला। इसके बाद आता है ट्रांसफर है। तो ट्रांसफर में जो कॉर्प्स होता है उसको मॉर्चुरी फ्रीजर से ऑटोप्सी टेबल की तरफ ट्रांसफर करना होता है, ओके। तो यहाँ पर आपको फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह, यानी जो बंदा हट्टा कट्टा या जो ताकतवर बंदे होते हैं वही चाहिए होते हैं। और लास्ट है कॉर्प्स पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। जो आइडेंटिफिकेशन होती है पुलिस ऑफिसर करता है या डेड बॉडी के जो रिलेटिव्स होते हैं वो करते होते हैं। अब जो पुलिस स्टेशन के केस में आपने उसका नाम, उसका बेल्ट नंबर या पेटी नंबर और उस रिलेटिव्स के 2 नाम और कोई ना कोई मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इनका पता चलाना होता है। इसके बाद प्रॉपर हो जाएगा फोरेंसिक ऑटोप्सी प्रॉपर या इंक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये था प्री एग्जामिनेशन जिसके अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और इसके अलावा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसके बाद आता है स्टेप्स ऑफ ऑटोप्सी एग्जामिनेशन। तो स्टेप्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर मजीद 6 स्टेप्स आ जाते हैं। नंबर 1 फिजिकल एग्जामिनेशन एंड द कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। नंबर 2 फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी सर्फेस एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, यानी पहले हम ओवरऑल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पूरी बॉडी का, फिर इसके बाद एक क्लॉथ्स का एग्जामिनेशन करेंगे, फिर बॉडी कैविटी को ओपन करेंगे, फिर इंटरनल कंटेंट की स्क्रूटिनी करेंगे, फिर स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे, फिर बॉडी की क्लोजर और रिजॉर्टिंग करेंगे। तो ये इसके पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल एग्जामिनेशन एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक हो गया। इन क्लॉथ्स वाले क्लॉथ्स पे देखेंगे, फिर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है यानी बॉडी सर्फेसिस पर, फिर इंटरनल एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन और कलेक्शन ऑफ एविडेंस इन क्लॉथ्स को स्टार्ट करते हैं, ओके। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करनी है, प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन करनी है। जब कपड़े बॉडी के ऊपर होते हैं फिर कपड़ों को निकालना है उसकी बॉडी से, और फिर रिमूव करने के बाद कपड़ों को अलग से डिटेल से आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, ओके। तो ये आते हैं, और डिटेल स्क्रूटिनी के बाद जो भी आपका एविडेंस मिलता है आपने इसको कलेक्ट करना है। तो इस स्टेज का मेन ऑब्जेक्टिव किया है कि जो भी मटीरियल आपको क्लॉथ से मिले तो उसका कोई ना कोई एविडेंशियल वैल्यू होता है, तो उसको आपने कलेक्ट करना है, ओके। तो इसको कैसे हो सकता है कि कपड़े गंदे थे, साफ सुथरे थे, डिस्टर्ब थे, लाइक लूज जिपर है, टॉर्न है, ठीक है, या उनके साथ कोई स्टेन वगैरह तो नहीं था, ब्लड का स्टेन है, सीमेंट का स्टेन है, वॉमिट का स्टेन है, इन सबको कलेक्ट करना होता है, उनको लेबोरेटरी वगैरह भेजना होता है, ओके। अगर स्टेन वेट है तो फिर क्लॉथ्स को क्या करना है, एयर ड्राई करना है बाय प्लेसिंग देम ऑन हैंगर के रखने के बाद। इसके बाद एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के अंदर बॉडी सर्फेसिस की फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इससे पहले हमने कपड़ों को देखा था। तो बॉडी सर्फेस के एग्जामिनेशन के बाद हम एविडेंस वगैरह को कलेक्ट करेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन और बॉडी सर्फेसिस के अंदर क्या करेंगे कि मौत के बाद क्या क्या फिजिकल चेंजेस आती है। लाइक फिजिकल चेंजेस 4 होती है। एक होती है इमीडिएट, अर्ली, लेट और वेरी लेट फिजिकल चेंजेस है। तो इनको इन्वेस्टिगेशन करनी है जो फिजिकल चेंजेस डेड बॉडी के बाद आपको देखने को मिलती है। ये तो आप नेकेड आई से भी कर सकते हो या मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह भी कर सकते हो, और बॉडी के पाल्पेशन भी कर सकते हो, ओके। तो पहला इंस्पेक्शन है, तो ओके, इंस्पेक्शन ऑफ बॉडी सर्फेस है। तो यहाँ पर वही है कि जो पोस्टमार्टम फिनोमिना चेंजेस देखने को मिलती है या इंजरी वगैरह तो नहीं है, मैकेनिकल इंजरी है, उसको वगैरह को नोट करना है। बैक के ऊपर या किसी और दूसरी प्लेस के ऊपर हाइपोस्टेसिस को फोकस करना है। तो तमाम बॉडी सर्फेस है, चाहे आगे से, पीछे से और लैटरल साइड से, इंक्लूडिंग द नेचुरल बॉडी ओपनिंग, उन सबको अच्छे तरीके से इंस्पेक्ट करना है। लैटरल ट्रैक्शन प्रोवाइड करनी है अगर आपने किसी बॉडी ओपनिंग को देखना होता है, ओके, ठीक हो गया। अब कहते हैं कि जो अगर आपने क्या करना है, वुल्वर ओपनिंग को देखना है, तो इस केस में
जो लेग्स है उसको एबडक्ट कराना है और बॉडी को सुपाइन पोजीशन में, जबकि प्रोन पोजीशन होती है एनल ओपनिंग को देखने के लिए। ठीक है, जो एक्सटर्नल इंजरीज होती है उनके पैरामीटर्स होते हैं, लाइक इंजरी की शेप क्या है, इंजरी का साइज क्या, इंजरी का साइट क्या, इंजरी का नंबर क्या है, इंजरी की रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब चीज़ें आपने नोट करनी होती है। इसके अलावा आपने जो स्पेशल अटेंशन दे रही है वो कपड़ों को दे रही है। कई कपड़े किसी खून से भीगे में तो नहीं थे, या कोई नाइफ कट कपड़े में तो नहीं था, बुलेट होल्स वगैरह, और इनका इंजरी से क्या रिलेशनशिप था, ये सब चीज़ें आपने करनी होती है। ठीक है, अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है दूसरे स्टेप का, कि आप फिजिकल चेंजेस को ऑब्जर्व करोगे जो डेड बॉडी में होती है, किसी मैकेनिकल इंजरीज और मेडिकल थेरापी को जो कि एक्सटर्नली अप्लाइड की गई है, और कुछ स्पेशल एविडेंस ऑफ फोरेंसिक इंपॉर्टेंस है, लाइक कैडावेरिक स्पैज़म है, हेजिटेशन कट्स होते हैं और डिफेंस कट्स होते हैं। ये 3 इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और ये किस तरह से करते हैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लास्ट है इंटरनल एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन के अंदर आप 3 बॉडी कैविटी को ओपन करते हो, क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, लेकिन आप इंटरनल एविडेंस को इंटरफेयर नहीं करते। अब ये 2 स्टेज पे होता है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कैविटी ओपन करनी है। जनरली जो एब्डोमेन और थोरैक्स होते हैं सबसे पहले दोनों एक साथ ओपन किए जाते हैं, बॉडी को सुपाइन पोजीशन में रखा जाता है और वुडन ब्लॉक इसके शोल्डर के नीचे रखा जाता है ताकि नेक को एक्सटेंशन करे, फिर ऑटोप्सी के इंसिजन अप्लाई करते हैं। वैसे यहाँ पे 2 प्राइमरी इंसिजन आप यूज कर सकते हैं शुरू में, स्ट्रेट इंसिजन और वाई इंसिजन। वैसे टॉप्सी के 4 इंसिजन होते हैं प्राइमरी वाले, स्ट्रेट या आई शेप है, वी शेप है, वाई शेप है और मॉडिफाइड वाई शेप है। जो स्ट्रेट इंसिजन होता है मिड लाइन में होता है, चिन से प्यूबिस की तरफ एक्सटेंड करता होता है। ओके, ठीक हो गया, चिन से लेकर प्यूबिस तक एक्सटेंड करता होता है, कॉमन होता है, इजी होता है, फास्ट टेक्निक होता है, सबसे ज़्यादा यही करते हैं। लेकिन इसके नुकसान ये होता है कि इसको करने के बाद एक्सिलरी और नेक रीजन का एक्सपोजर रिलेटिवली कम होता है। फिर इसके बाद है वाई शेप इंसिजन जो ओब्लिकली एक्सटेंड करता है। ओके, यानी जो हर एयर की बेस होती है उसके सामने से होता हुआ सुप्रास्टर्नल नोच के मीट करेगा। ओके, और फिर वहाँ से होता हुआ जाएगा कहाँ पर, प्यूबिस तक जाएगा। अब इसका एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे बेटर एक्सपोजर होता है नेक के स्ट्रक्चर का। लेकिन इन दोनों के केस में, चाहे वो स्ट्रेट इंसिजन है चाहे वो वाई शेप इंसिजन है, इन दोनों के केस में एम्ब्लाइकस को अवॉइड करना होता है, क्योंकि एम्ब्लाइकस को स्ट्रेच करना वापस बहुत मुश्किल होता है और दूसरी तरफ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन कॉमन होती है। ओके, अब एक मॉडिफाइड वाई शेप इंसिजन भी होता है डिपेंडिंग अपॉन एक्सटेंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ इंटरनल कंटेंट ऑफ नेक एंड थोरैक्स। अब जो मॉडिफाइड वाई शेप इंसिजन है ये स्टार्ट होता है एक्रोमियल एंड ऑफ क्लेविकल से, और ये कर्वली यानी कर्व ओब्लिक मैनर में नीचे आता हुआ निप्पल से अबव या ब्रेस्ट से नीचे साइड से होता हुआ जीफाइड प्रोसेस के अबव या जीफाइड प्रोसेस से बिलो, डिपेंड करता है कि मेल बॉडी है या फीमेल बॉडी है। ओके, ठीक है। ओके, तो जीफाइड प्रोसेस से पहले हमने बात की थी निप्पल की, निप्पल से पहले बात की थी हमने एक्रोमियल एंड ऑफ क्लेविकल। वहाँ से होता हुआ फाइनली चला जाएगा किसके पास, वहाँ से होता हुआ मिड लाइन में मीट करेगा, लाइक सिम्फाइसिस प्यूबिस में आके मीट करना शुरू कर देगा। ओके, ठीक हो गया, यानी आपने किसी तरह जीफाइड प्रोसेस पे लेके आना है, फिर उसको मॉडिफाइड करते हुए नीचे की तरफ लेके आ जाना है। अब इसका एडवांटेज ये होता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक होता है, नेक की स्किन को स्पेयर कर देता होता है, और एक्सिलरी और नेक स्ट्रक्चर वगैरह भी आपको विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब आपने स्किन को रिफ्लेक्ट कर लिया और विद मसल्स फ्रॉम द चेस्ट केस, फिर आपने क्या करना है, कोस्टल कार्टिलेजेस को कट करना है मीडियल टू द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन ताकि चेस्ट कैविटी को ओपन कर सके। एक लार्ज हैवी कार्टिलेज नाइफ यूज़ करना है इस काम के लिए, और जो ब्लेड होती है नाइफ की उसको बॉडी की सर्फेस से पैरेलल रखना है। ओके, कहीं ऐसा ना हो कि ये प्लूरल कैविटी में एंटर ना हो जाए और लंग्स को पंचर ना कर दे। अगर कार्टिलेज कैल्सीफाई है तब आपने रिब्स के शेयर को यूज़ करना है, तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। कैप्सुलर कार्टिलेज को जब कट कर दोगे तो ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को डिसआर्टिकुलेट कर देगा। डिसआर्टिकुलेशन का मतलब है कि जॉइंट्स की जो आर्टिकुलर सर्फेसिस होती है, बोन्स की आर्टिकुलर सर्फेस है, वो लैदा हो सकती है। फिर आपने रिब्स को सैवर करना है रिब के शेयर से, फिर आपने एक साइड से स्टार्ट हो जाना है, डायफ्राम को डाइसेक्ट करना है, लास्ट रिब से लैदा करना है, और ट्रायंगुलर पीस ऑफ चेस्ट वाल को रिमूव करना है। फाइनली हार्ट, सुपीरियर, मीडिया, स्टेनम और प्लूरल कैविटी नजर आना शुरू हो जाएगी। ये इस प्रोसीजर को यहाँ से बता रहे थे। ओके, फिर इसके बाद दूसरी चीज़ें हैं तो काम के नहीं है, बड़ी बोरिंग चीज़ें हैं। फिर इसके बाद जो थोरैक्स की ओपनिंग होती है या थोरैक्स ओपनिंग है, ओके, ये जब ओपन करते हैं जब हम ये पता चला सके कि जो नीमोथोरैक्स है मौजूद है या नहीं। अब नीमोथोरैक्स का पता कैसे चलेगा, नीमोथोरैक्स का पता चलाने के लिए क्या करते हैं। ओके, तो नीमोथोरैक्स का पता चलाने के लिए क्या करते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक पॉकेट है, पॉकेट के अंदर वाटर है। ओके, तो उसको एक पहली बात है कि चेस्ट कैविटी में एक पॉकेट करते हैं, उसमें पानी होता है इन द साइड ऑफ द चेस्ट। ओके, ठीक हो गया। फिर इन्वर्टेड ग्लास ग्रेजुएटेड सिलेंडर उस पॉकेट के ऊपर रखा जाता है एक साइड के ऊपर। ठीक है, ओके, तो हमें ये जो टेक्निक करते हैं। ओके, तो नीमोथोरैक्स का मतलब है एयर इन द थोरैसिक कैविटी। ओके, नीमो का मतलब एयर। तो जो प्लूरल कैविटी के अंदर अगर एयर हो तो वो किस फॉर्म में नजर आएगी, बबल्स के फॉर्म में नजर आएगी। तो पहले ये चेक करना है कि क्या वाकई में नीमोथोरैक्स है या नहीं, फिर थोरैक्सिक कैविटी को ओपन करना होता है। इसके बाद लास्ट है स्क्रूटिनी ऑफ इंटरनल कंटेंट ऑफ द कैविटी एंड द वाइटल सिस्टम।
अब हम क्या करेंगे, कैविटीज को ओपन कर दिया, अब हम इनकी स्क्रूटिनी करेंगे। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्लूरल कैविटी के इंस्पेक्शन के। प्लूरल कैविटी में कोई फ्लूइड या एडीएन वगैरह तो नहीं है। अगर ये एडीएन है तो ये ब्रोकन नहीं करनी चाहिए, ओके, यानी इनको तोड़ नहीं देना एडीएन वगैरह को। अगर एडीएन तोड़ दी तो जो एडजेसेंट लंग टिश्यू है वो भी टूट जाएगा। पेरिकार्डियल कैविटी को केयरफुली ओपन करना है और इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड है, कंडीशन ऑफ द सर्फेस है या कोई एडीएन है, उसको नोट करना होता है। हीमोपेरिकार्डियम के केस में जो कि रप्चर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल या इंट्रा पेरिकार्डियल पार्ट ऑफ अयोर्टा की वजह से होता है, तो ब्लड को कलेक्ट करना है और इसको मेजर करना है, ओके। तो ये 500 ml तक ये बताएगा। जो ओरिजिन ऑफ हेमरेज है उसको स्टैब्लिश करना है इससे पहले कि हार्ट को रिमूव करना है, ठीक है, ओके। फिर हार्ट को रिमूव करना है और इसकी राइट साइड भी ओपन कर सकते हैं रिमूव करने से पहले। हार्ट की एग्जामिनेशन करनी है तो पेरिकार्डियल सैक की इंसिजन करनी है, उसको पानी से भरना है और फिर वही प्लूरल कैविटी वाली टेक्निक वगैरह परफॉर्म करनी है, क्योंकि एयर एम्बोलिज्म वगैरह तो नहीं है, ओके। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पता चलाना है, थाइमस वगैरह है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो बाकी चीज़ है वो कचरा चीज़ है, इतनी ज़्यादा एग्जाम में पूछी नहीं जाती, ठीक है, ओके। तो इस चीज़ को कर लेते हैं। दो टेक्निक, एक को बोलते हैं ऑर्गन बाय ऑर्गन मेथड और दूसरा ई विस्सेरेशन मेथड। ये यूज़ करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ विसरा आउट ऑफ द बॉडी, यानी आपने बॉडी कैविटी से विसरा को रिमूव करना है तो फिर दो टेक्निक को यूज़ करोगे, ऑर्गन बाय ऑर्गन मेथड और ई विस्सेरेशन मेथड, ओके। तो दो टेक्निक यूज कर जाती है फॉर द रिमूवल ऑफ विसरा आउट ऑफ द बॉडी कैविटी। तो पहला ऑर्गन बाय ऑर्गन और दूसरा ई विस्सेरेशन मेथड होता है। अब दोनों मेथड मॉडिफाई कर सकते हैं टू मीट द स्पेशलाइज्ड कंडीशन। मेडिको लीगल प्रैक्टिस के अंदर जो मेथड हम यूज किया जाता है वो है ऑर्गन बाय ऑर्गन मेथड टू रिमूव द ऑर्गन। अब कोई भी ऑर्गन आपने सेपरेट नहीं करना फ्रॉम द कनेक्टिंग स्ट्रक्चर अंटिल द इंटरविनिंग टिश्यू हैज बीन डाइसेक्टेड। फॉर एग्जांपल जो रीनल आर्टरीज होती है, रीनल वेन्स होती है, इनकी जो ओपनिंग और यूरेटर, पहले उनको एग्जामिन करना है बिफोर द किडनी आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि ये किडनी से रिलेटेड होती है। तो किसी भी ऑर्गन को सेपरेट नहीं करना उनके कनेक्टिंग स्ट्रक्चर से, यहाँ तक कि आप इनके टिश्यू की एग्जामिनेशन ना कर लो। फॉर एग्जांपल जो एम्पुला ऑफ वेटर, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, इनको भी पहले इंडिविजुअल एग्जामिन करना है, फिर इनके ऑर्गन को निकालना है, ठीक हो गया। इसी तरह मिजेंट्रिक आर्टरी को, वेन को पहले एक्सप्लोर करना है, फिर इंटेस्टाइन को रिमूव करना है। इन शॉर्ट के जो कनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स है पहले उनको एग्जामिन कर लेना है, फिर ऑर्गन को सेपरेट करना है कनेक्टिंग स्ट्रक्चर से। हर ऑर्गन के अंदर प्राइमरी इंसिजन इस तरह से देना है कि आपको लार्ज पॉसिबल सरफेस एक्सपोज हो जाए। आप स्ट्रक्चर को ओपन कर लो, ऐसे स्ट्रक्चर को ओपन करो जो हाइलम के जरिए एंटर होते हैं, फिर विजिबल विजुलाइज कर लो या डक्टल या वेस्कुलर सिस्टम को विजिबलाइज कर दो और लास्ट सेकंड की ओरिएंटेशन और रिलेशन को जरूर प्रिजर्व करो। जो सारे इंसिजन दिए जाते हैं वो प्राइमरी या फर्स्ट इंसिजन के पैरेलल दिए जाते हैं। ये सारी थ्योरी है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। बस ये देख लेना कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको नॉर्मली ओपन नहीं करते, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को पोस्टीरियर अप्रोच से ओपन करना पड़ता है। अगर स्ट्राइक्लिन की पॉइजनिंग है, लोकल इंजरी है, तब स्पाइनल कॉर्ड को ओपन करेंगे। लास्ट पॉइंट है कि क्लोजर एंड द रिजॉर्टल ऑफ द बॉडी। फाइनली तमाम ऑर्गन और टिश्यू को वापस बॉडी कैविटी में रख देना है, कॉटन से पैक कर देना है। स्टर्नम और स्कल कैप को उनकी एनाटॉमिकल पोजीशन में रख देना है, सुचरिंग करनी है बाय कंटिन्यूअस सुचर, ठीक है। बॉडी को वॉश करना है, वाइप करना है, लेग्स को बांध देना है, आर्म्स को भी और हैंड्स को भी टाई कर देना है। फिर बॉडी को पॉलीथीन वगैरह से पैक करने के बाद वापस भेज देना है जहाँ से आई थी मतलब वापस दे देना इनको, ठीक हो गया, ओके। तो ये था, माना कि ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा बोरिंग है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ जो एमसीक्यू में आ सकती है। लाइक स्पाइनल कॉर्ड को किस अप्रोच के जरिए ओपन किया जाता है और प्राइमरी इंसिजन्स क्या होते हैं और ऑर्गन बाय ऑर्गन मेथड, ई विस्सेरेशन मेथड है, इसमें कौन सा यूज़ किया जाता है, न्यूमोथोरैक्स वाला बता दिया, तो उनको देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।